देहली ऊर्जा। अब देहली ऊर्जा क्या है, पूछा जाता है परीक्षा में, देहली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो आपको ग्राफ समेत जो है इनको समझाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषित कर दिया गया है, देखिए दिख रहा है, वह ऊर्जा जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया संपन्न करके उत्पाद बनाती है। माने जो अभिक्रिया को संपन्न करता है उसी अणुओं के पास में होती है, उनको देहली ऊर्जा कहते हैं। ये एक समझ लें, मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं, ये ग्राफ है ना, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब अभिकारक ले रहे हैं तो जीरो तो नहीं रहेगा, यहाँ है मान लो अभिकारक। अब अभिकारक जो है क्या होगा, मध्यवर्ती का निर्माण करता है, पहले आपको पता है देहली ऊर्जा होना चाहिए। तो यहाँ से अभिकारक जो है मान लो इस प्रकार से एक उत्पाद बना रहा है, यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा, ये उत्पाद बना रहा है यहाँ, ये हमारा अभिकारक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये ऊर्जा अवरोध होता है, यही मध्यवर्ती बनता है। तो देहली ऊर्जा किसको बोलेंगे, देखिए अब ये अभिकारक है यहाँ तक, ठीक है। अब ये अभिकारक बोले हम वहां तक उसको, तो अभिकारक बोले तो क्या होगा, देखते हैं, ये वाला जो मान है यहाँ से अक्सर से यहाँ तक का, ये औसत ऊर्जा होगा। क्या होगा, अभिकारकों का औसत ऊर्जा होगा, या जो पहले से ऊर्जा रहता है। अब मैं बोला था कि अणुओं के पास देहली ऊर्जा अगर कम हो तो मध्यवर्ती नहीं बनाता। तो ये जो अभिकारक के ऊपर और ये जो डैश लाइन दिख रहा है, यहाँ जो मध्यवर्ती बनता है, ये वाला पॉइंट है, यही अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये सक्रियण ऊर्जा होता है, जिसको कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई और स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये जो औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों का योग, यहाँ जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहलाता है देहली ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, यही है देहली ऊर्जा। और देहली ऊर्जा होगा तभी क्या होगा, ये जो ऊर्जा अवरोध है वो पार होता है या मध्यवर्ती बनेगा और उत्पाद में परिवर्तित होगा। पर यहाँ एक समझने वाली बात और है, मैं यहाँ बोला ये अभिकारक और ये उत्पाद, जरूरी नहीं कि अभिकारक से नीचे ही उत्पाद प्राप्त हो। ये जो अभिकारक रहता है इस प्रकार से बनेगा, तो उत्पाद जो है अभिकारक के ऊपर भी प्राप्त हो सकता है, अभिकारक का लाइन, उत्पाद का लाइन। ठीक है, तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा तो नीचे प्राप्त होता है, उष्मा शोषी में ये ऊपर चला जाता है आगे, और मैं आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा। तो देहली ऊर्जा हम किसको बोल रहे हैं, वह ऊर्जा जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया संपन्न करके उत्पाद बनाते हैं। या हम बोल सकते हैं अभिक्रिया संपन्न होने के लिए क्रियाकारक अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। और मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा धन सक्रियण ऊर्जा। औसत ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का योग देहली ऊर्जा कहलाता है। देखिए इस ग्राफ में भी आपको पता चल रहा है, जो ग्राफ बनाया था वही ग्राफ है। यहाँ पे ये देखिए रेड से आ गया देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा और औसत ऊर्जा। तो इस प्रकार हम और परिभाषित कर सकते हैं इसको, ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा जो टक्कर के बाद अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। तो आप इसमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, पर ये जो फार्मूला है इसको अवश्य लिखिएगा, और जो परिभाषा सरल लगता है उसको लिखेंगे और ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा। और ग्राफ से समझ जाइए, ग्राफ से ही समझ आ रहा है भी कि देहली ऊर्जा जो है अगर होगा अणु के पास तब अभिक्रिया संपन्न होगी, अगर नहीं है तो उसको सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात बोल सकते हैं जो ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा वो सक्रियण ऊर्जा है। देखते हैं सक्रियण ऊर्जा इसको बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस ने 1879 में दिया। ये क्रियाकारकों से संकृत संकुल या मध्यवर्ती निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या बोल सकते हैं इसको, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और हम इसको लिख सकते हैं, ये परिभाषा नहीं होगा, अगला वाला, सक्रियण ऊर्जा को
ये ऐसे निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई होती है किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल। और सूत्र के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा ऋण क्रियाकारक का निम्नतम ऊर्जा या औसत ऊर्जा बोल सकते हैं। देहली ऊर्जा में औसत ऊर्जा को घटा दो या अभिकारक का प्रारंभिक ऊर्जा घटा दो, सक्रियण ऊर्जा का मान आता है। और इसमें भी ग्राफ बनाना होता है, तो पूर्व में जो बताया ग्राफ, उसी ग्राफ को बता दीजिए, उसमें सक्रियण ऊर्जा भी निरूपित है, देहली ऊर्जा भी है, दोनों के लिए उपयुक्त चित्र है। आगे पढ़ते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या चीज है, आप लोग सब जानते हैं कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, आप लोग सब जानते हैं, माने एक पथ प्रदान करता है, ये अभिक्रिया को पथ देता है, अभिकारक को पथ देता है ताकि अभिक्रिया संपन्न हो। जैसा एक उदाहरण ले, आप लोग स्कूल जाते हैं, पैदल जाएंगे, आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा, ज्यादा समय लगेगा। साइकिल में जाएंगे, कम समय में पहुंच जाएंगे, कम ऊर्जा लगेगा। और बाइक से जाएंगे और कम समय लगेगा, कम ऊर्जा लगेगा। तो बाइक समझ लो आपका उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक एक माध्यम होता है भाई, पहुंच रहे हो सभी में वहीं स्कूल जाना है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए होगा, रासायनिक अभिक्रिया ही उत्पाद बनेगा ही, लेकिन कम ऊर्जा में बन जाए। तो वही चीज है जिसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, हम उत्प्रेरक मिला दें तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, माने कम ऊर्जा देना पड़ेगा और उत्पाद बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं इसको, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है और सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अर्थात जहां अधिक सक्रियण ऊर्जा लगती थी वहां कम सक्रियण ऊर्जा लगेगा और मध्यवर्ती निर्माण से उत्पाद बन जाएगा। क्योंकि मध्यवर्ती बना मतलब उत्पाद बनता है, मध्यवर्ती ज्यादा समय तक स्थायी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको हम इससे लिख सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा कम होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा या तीव्र अभिक्रिया होगी। सक्रियण ऊर्जा अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग कम होगा, मंद अभिक्रिया होगी। तो सक्रियण ऊर्जा कम होना चाहिए, और कम होने के लिए हम क्या कर देते हैं, उत्प्रेरक को मिला देते हैं। तो उत्प्रेरक का काम है सक्रियण ऊर्जा को कम करना और अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, ताकि उत्पाद जो है आसानी से, सरलता से प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो। ये देखिए ग्राफ के माध्यम से सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव यहाँ पे बताया जा रहा है। जो बिना डाट वाला लाइन है, ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है आप देख रहे हैं, है ना, बिना डाट वाला, ये क्या है, उत्प्रेरक द्वारा सक्रियण ऊर्जा को नहीं बता रहा है, वो खाली सक्रियण ऊर्जा से बता रहा है। तब जब कोई अभिकारक है, अभिक्रिया हो रही है, तो ये जो मध्यवर्ती बनना है यहाँ, तो ज्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा। लेकिन जैसे ही हम उत्प्रेरक मिला देते हैं तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, यहाँ मध्यवर्ती बनेगा, ये नीचे वाला पॉइंट में बन रहा है। तो देखिए उत्प्रेरक द्वारा सक्रियण ऊर्जा कम लग रहा है, और उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा देख रहे हैं तो यहाँ तक बढ़ रहा है लेवल जो है। तो वही चीज है, उत्प्रेरक का काम है सक्रियण ऊर्जा को कम करना और अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देना। वैसे अगर मंद करना हो तो उसके लिए मंद भी करता है, जिनमें देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा हो जाएगा तो वो अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए उसके सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा। ठीक है, ऊर्जा अवरोध आया, अब वहां पे हम चर्चा किए थे ऊर्जा अवरोध के बारे में बताऊंगा करके, एनर्जी वेरियर क्या होता है। तो देखिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त करने के बाद ही क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। तब जब न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करें तभी क्रियाकारक से जो है उत्पाद बनता है, अर्थात देहली ऊर्जा होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं देहली ऊर्जा ही एक ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध, देहली ऊर्जा नहीं होगा तो समझ लो इस बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको, अर्थात देहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले क्रियाकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अतः देहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोधक है, देहली ऊर्जा ही ऊर्जा अवरोधक है,
क्योंकि जिन अणुओं के पास देहली ऊर्जा नहीं है तो सक्रियण ऊर्जा के माध्यम से उनको देहली ऊर्जा तक आना पड़ता है, तभी क्रियाकारक अणु से उत्पाद का निर्माण होगा। और जो अधिक ऊर्जा रखते हैं तो भी तो अणु में निर्माण कर ही लेंगे, क्योंकि मध्यवर्ती बना लेंगे, लेकिन उसमें क्या करते हैं, अभिकारक में जो है उसके उत्प्रेरक मिला दें तो सक्रियण ऊर्जा का मान उसमें भी लेवल में आ जाता है और रासायनिक अभिक्रिया सही समय में सही गति से संपन्न होती है। ये देखिए ग्राफ के माध्यम से ऊर्जा अवरोधक बताया गया है यहाँ पे। तो ऊर्जा अवरोधक आप देख सकते हैं, इसको देखने से सक्रियण ऊर्जा ये बताया गया है इस ग्राफ में, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है इतना ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा बोल रहा है। और ये जो अभिकारक है, ये जो नीचे है, इनका तो औसत ऊर्जा है, वो जो पहले से रहता है ऊर्जा उतना तो, पर वो काम का नहीं होता है। जब इतना ऊर्जा है तो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो आप जानते हैं ये जो सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक, ये दोनों के औसत ऊर्जा का योग जो है क्या कहलाता है, देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा प्राप्त करना ही होगा मध्यवर्ती निर्माण के लिए, तभी उत्पाद बनता है। तो ऊर्जा अवरोधक ये है, आप ग्राफ जो है बना सकते हैं, इसको ऊर्जा अवरोधक के रूप में दिखा सकते हैं। अब आता है विन्यास अवरोधक। अभी विन्यास की बात किए थे, ओरिएंटेशन वेरिएंट। तो ये क्या होता है, यदि अणुओं में देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा हो तो ये पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते, पूरा पूरा उत्पाद नहीं बना पाते और अभिक्रिया की दर धीमी हो जाती है। यही विन्यास अवरोधक कहलाता है। और इसको दूर करने के लिए क्या करें, एक तो उत्प्रेरक का प्रयोग करें ताकि ऊर्जा को कम करे और उत्पाद बनाने में सहायक हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बने। दूसरा, अभिकारक अणुओं का विन्यास भी उचित होना चाहिए। बहुत अधिक ऊर्जा है तो क्या है, इधर उधर मत रहे अणु जो है, तो उनका विन्यास भी उचित हो। और इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए मेथिल ब्रोमाइड को लिया गया है, तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव आयन है आंशिक, इसमें अगर विन्यास अभिविन्यास जो है उचित होगा तो उचित अभिविन्यास, अनुचित अभिविन्यास। तो ऊपर में आपको अनुचित वाला बताया है। क्या बताया है, अब इस कार्बन के पास ये जो कार्बन है इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों ऋण आयन वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो समान में प्रतिकर्षण और असमान माने धन और ऋण में आकर्षण। तो कार्बन में आंशिक धन आवेश है और दोनों ऋण आवेश वाले हैं। तो अगर यहाँ से अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ अटैक करेगा तो ये अनुचित है। क्यों, यहाँ पे ब्रोमाइड ऋण आयन है, ब्रोमाइड ऋण आयन है तो क्या होगा, दोनों आयनों में प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा मतलब उत्पाद बनने की संभावना नहीं रहेगी। इसी चीज को बताया गया है। देखिए ये ब्रोमाइड आयन इधर आ रहा है, तो ये दोनों ऋण आयन है आपस में, तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, बताया है चित्र में, ये होना चाहिए। इस कारण जो है यहाँ पे उत्पाद जो है नहीं बन पाता है। सामने से अटैक अगर कार्बन पर होगा तो नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पीछे से आक्रमण होना चाहिए। तो पीछे से आक्रमण होगा तभी जो उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है इसमें देखिए सेकंड वाले में, नीचे वाले में उचित अभिविन्यास बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, ये जो OH था इस OH को किधर से अटैक करवा रहा है, पीछे से करवा रहा है, पीछे से। तो पीछे से होगा तभी जो है यहाँ पे उत्पाद बनेगा। तो पीछे से आ रहा है तो देखिए यहाँ पे एक माध्यमिक यौगिक बन रहा है, मध्यवर्ती बनना है ना। ठीक है, माध्यमिक यौगिक या मध्यवर्ती बनेगा। तो देखिए ये हाइड्रोक्सिल आयन आपके पीछे से ही जो है कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां का जो कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और ये जो ब्रोमीन वाला बंध है, ब्रोमाइड वाला बंध है, ये बंध टूट जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे या जो ब्रोमाइड आयन के रूप में अलग हो गया। देखिए, और इस प्रकार से फिर जो है ये अभिकारक बन गया। तो ये विन्यास अवरोधक मतलब वही है, समान आवेश अगर रहेंगे, ऐसा दो ऋण आवेश पास पास रहेंगे तो सामने से अटैक नहीं होगा, पीछे से होता है। ठीक है, तभी जो है उत्पाद का निर्माण होता है।